ठीक है, देखो रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में हमारे पास कोई फंक्शन है कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स कैसा है, क्लोज इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूस है, यानी प्रत्येक पॉइंट पर कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। ओपन इंटरवल ए बी में कैसा है फंक्शन, डिफरेंशिएबल है, प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, बस ए को छोड़ देंगे और बी को छोड़ देंगे। दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन बराबर वैल्यू दे रहा है। अगर कोई फंक्शन ये बिहेव कर रहा है तो हमें एक सी नाम का कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा। किस नाम से, सी नाम से। किस प्रकार, और किस में मिलेगा, ओपन इंटरवल ए बी में। किस प्रकार कि उस पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये कौन सी थ्योरम है, रोल्स थ्योरम। अगर कोई फंक्शन ये तीन बिहेवियर कर रहा है तो आप बोलेंगे कि तब हमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिल जाएगा ओपन इंटरवल ए बी में जिस पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर होगी बात। प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखो प्रूफ, जो कुछ दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। तो लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन defined on close interval AB and fx is continuous in close interval AB। फंक्शन क्लोज इंटरवल AB में कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल AB पर कॉन्टिन्यूस आ रहा है तो फिर उस इंटरवल पर बाउंडेड भी होगा। कैसा होगा, बाउंडेड। तो सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, अभी बताएंगे क्यों बाउंडेड होगा। सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इस बात को ऐसे करके समझते हैं कि सपोज टू बी मेरे पास एक फंक्शन है और एक क्लोज इंटरवल है ए बी। ये ले लिया आपने क्लोज इंटरवल ए बी। तो ए पर जो वैल्यू आएगी उसको क्या नाम देंगे आप, एफ ए। और बी पर जो वैल्यू आएगी, अच्छा एक बात कही है इन्होंने कि एफ ए बराबर रहेगा एफ बी के। ठीक है, तो जितनी ऊंचाई पर आपने ये पॉइंट लिया है उतनी ऊंचाई पर यहां लोगे, क्योंकि एफ ए किसके बराबर है, एफ बी के। आगे बात समझ में। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो मैं एक काम करूं, कॉन्टिन्यूटी के लिए आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हो कि यहां से जब ग्राफ चलेगा तो ग्राफ कहीं भी टूटेगा नहीं, क्योंकि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। क्लियर होगी बात। तो आपको दिखाई दे रहा है जहां ग्राफ सबसे नीचे आ रहा है वो तो हो जाएगा फंक्शन का पूरे इंटरवल पर इन्फीमम, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। जहां ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है वो लंबाई मेजर करेंगे, वो आ जाएगी कैपिटल एम, वो फंक्शन का क्या होगा, सुप्रीमम। ठीक है, जो वैल्यूज देगा उनका इन्फीमम कितना आ रहा है, यहां से दिखाई दे रहा होगा स्मॉल एम, और सुप्रीमम कितना आ रहा है, कैपिटल एम। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई वैल्यू क्लोज इंटरवल ए बी पर, क्या कोई वैल्यू स्मॉल एम से नीचे आ रही है, नहीं आ रही। क्या कोई वैल्यू कैपिटल एम से ऊपर जा रही है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि फंक्शन की सारी वैल्यूज किन के बीच में रह रही हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में। कॉन्टिन्यूस फंक्शन था क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो दो वैल्यूज के बीच में बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने कह दिया कि एफ एक्स इज इक्वल, एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कोई परेशानी तो नहीं। अब एक बात बताओ, जो सुप्रीमम है उसको तो नाम दे दो कैपिटल एम क्लोज इंटरवल ए बी पर, और जो इन्फीमम है उसको क्या नाम दे दो, स्मॉल एम। बात समझ में आ रही है। तो एक काम करते हैं कि नाउ लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर बी द infimum
इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। आई बात समझ में? जो जो आपके फंक्शन का इन्फीमम है उसको आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? स्मॉल एम से। और जो आपके फंक्शन का सुप्रीमम है उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? कैपिटल एम से। क्योंकि बाउंडेड है तो एम और कैपिटल एम एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और जो सुप्रीमम है उसको नाम दे दोगे कैपिटल एम, और जो इन्फीमम है उसको नाम दे देंगे स्मॉल एम। क्योंकि बाउंडेड आ गया तो बीच में चाहे एक लाइन लिखो या मत लिखो, वैसे लिख भी सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, यहीं से लिख देना, एक लाइन इसमें बढ़ा देना कि दिस इम्प्लाइज या फिर सो सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो क्लोज इंटरवल ए बी पर एफ के सुप्रीमम और इन्फीमम मिल जाएंगे। इन्फीमम को नाम दे देंगे स्मॉल एम और सुप्रीमम को नाम दे देंगे कैपिटल एम। बात करें आगे। अगर अगले पृष्ठ पर जाएं तो जरा ये फिगर अपने माइंड में रखना। तो दो केस बना लेते हैं। पहले बात करते हैं केस नंबर 1 में। अगर केस नंबर फर्स्ट की बात करी जाए तो सपोज करो कि m बराबर आ रहा है कैपिटल M के। m बराबर आ रहा है कैपिटल M के। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीमम और इन्फीमम क्या हो गए? बराबर हो गए। अब जरा पीछे वाले फंक्शन को ऑब्जर्व करो। सुप्रीमम इन्फीमम बराबर हो गए तो ये ऐसे जाकर ऐसे आना खत्म हो जाएगा। ग्राफ क्या रहेगा? एक सीधी लाइन रहेगा। ग्राफ क्या रहेगा? केवल ऐसे ही केस में तो हो सकते हैं। अगर m और कैपिटल M बराबर हो जाएं तो केवल इसी केस में बराबर हो सकते हैं, जब ग्राफ क्या हो? एक सीधी लाइन हो। और कौन से फंक्शन का ग्राफ सीधी लाइन होता है? कांस्टेंट फंक्शन का। कौन से फंक्शन का ग्राफ सीधी लाइन होता है? कांस्टेंट फंक्शन का। तो हम इससे लिख देंगे कि सपोज m इज इक्वल टू कैपिटल M, यानी सुप्रीमम इन्फीमम बराबर हो गए पूरे क्लोज इंटरवल पर। अगर सुप्रीमम इन्फीमम बराबर हो गए तो वो ऐसे करके जो आपके सुरंग और गर्त दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर नीचे जाता हुआ, वो बिहेव नहीं होगा। फिर आपका ग्राफ क्या होगा? एक सीधी लाइन। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कांस्टेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। पूरे क्लोज इंटरवल पर फंक्शन कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। और अब 12वीं क्लास में पढ़कर आए हो, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है? 0। तो दिस इंप्लाइज f dash x is equal to 0 for all x belongs to close interval ab। यानी पूरे इंटरवल पर ही डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपने पीछे थ्योरम के स्टेटमेंट में ये बोला था कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। यहाँ तो लाखों पॉइंट मिल गए, करोड़ों पॉइंट मिल गए, ए से लेकर बी तक हर जगह ही हो रहा है। तो थ्योरम प्रूफ हो गई इस केस में, ठीक है। हर जगह ही फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको एक दिखाना था, आपने तो सारे पॉइंट के लिए दिखा दिया, तो प्रूफ हो गई थ्योरम इस केस में। अच्छा, अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में ये लेकर चलेंगे कि सपोज m बराबर नहीं है कैपिटल M के। कैपिटल M के m बराबर नहीं है कैपिटल M के। कोई दिक्कत तो नहीं? अब यानी सुप्रीमम इन्फीमम कैसे आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। तो पिछले पेज पर एक ग्राफ बना हुआ है, बिल्कुल ये वाली स्थिति होगी। इसमें हमारा स्मॉल m और कैपिटल M बराबर नहीं है। क्लियर है बात? तो आपने ये बोला हुआ है कि एफ ए बराबर है किसके? एफ पी के। एफ ए बराबर है किसके? एफ पी के। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एफ ए किसी एक के बराबर हो जाए, या तो स्मॉल m के बराबर हो जाए या कैपिटल M के बराबर हो जाए। दोनों के बराबर तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एफ ए एफ बी दोनों के बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते?
क्योंकि m बराबर नहीं है कैपिटल M के। अगर किसी एक के बराबर भी हो जाएगा तो दूसरे के बराबर नहीं होगा, ठीक है। एफ ए और एफ बी कैसे हैं बेटा, यहां दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एफ ए एफ बी या तो इसके बराबर हो सकते हैं या इसके बराबर हो सकते हैं या एक के भी बराबर ना हो। क्या दोनों के बराबर हो सकते हैं? दोनों के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों ही बराबर नहीं है। कौन कौन? स्मॉल m और कैपिटल M। तो उसी से लिखेंगे हम, तो इसी से लिखेंगे कि देन एफ ए एंड एफ बी या एटलीस्ट वन, देन एटलीस्ट वन फ्रॉम स्मॉल m एंड कैपिटल M is not equal to एफ ए इज इक्वल टू एफ पी। मतलब कम से कम एक ऐसा रहेगा जो एफ ए एफ बी के बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं। भाई कोई दो चीजें बराबर नहीं है, 2 और 5 बराबर नहीं है, तो आपकी एज या तो 2 हो सकती है या 5 हो सकती है, 2 5 में से एक भी नहीं हो सकती। तो कम से कम दोनों ही केसेस में कम से कम एक ऐसा तो हो सकता है जो एफ ए एफ बी के बराबर नहीं होगा। सपोज करो एक हो भी गया बराबर, तो दूसरा बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि एम बराबर नहीं है कैपिटल एम के। मौजूदा टाइम पर जो पीछे हमने फिगर बना रखी है ना, उसमें तो दोनों ही बराबर नहीं है एफ एफ पी के, क्योंकि एफ एफ पी यहाँ आ रहे हैं, ये रहा आपका एफ ए और ये रहा आपका एफ बी। तो ये एम ऊपर है और ये स्मॉल एम नीचे है। तो मैं लेकर चलता हूं, मैं सपोज मैं ये ले लेता हूं कि सपोज एफ ए बराबर एफ ए नॉट इक्वल टू एम। सपोज करो कैपिटल एम बराबर नहीं है, कैपिटल एम बराबर नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। सिंस m is the सुप्रीमम ऑफ, ऐसे भी कर दो क्योंकि एफ एफ भी बराबर है, नहीं एफ ए इज इक्वल टू एफ पी, और दोनों किसके बराबर नहीं है? कैपिटल एम के। मानकर चल दिया सिंस एम इज द सुप्रीमम ऑफ, सिंस एम इज द सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी पर एफ एक्स का सुप्रीमम कौन बोल कर आए हो? एम को बोल कर आए हो। तो यहां आ जाओ, आपको सुप्रीमम बेटा कहां दिखाई दे रहा है? यहां दिखाई दे रहा है। तो इस लाइन को, जहां ये दिखाई दे रहा है, इस लाइन को डॉटेड करके यहां मिलाओ, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा? सी। अब ये जो सी पॉइंट रहेगा, ये सी पॉइंट ए से तो आगे है और बी से, क्या बी पर जा सकता है पॉइंट? नहीं जा सकता, क्योंकि एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है। कौन? कैपिटल एम। एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है कैपिटल एम, तो बी पर नहीं जा सकता और ना ही जा सकता ए पर। ए से आगे रहेगा और बी से पीछे रहेगा। तो आपने डॉटेड लाइन यहां मिला दी, तो आप फिर क्या कहोगे कि देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन ए बी। ये जो बात आई थी ना, ये केवल इस इंटरवल को क्या कराने आई थी? ओपन कराने आई थी, कि ए और बी के बीच में हमें क्या मिल जाएगा? एक सी पॉइंट मिल जाएगा, सच दैट सी पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही थी? एम आ रही है। सी पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है? आगे देख लो, सी पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है? कैपिटल एम। आ रही है बात समझ में? और ये सी पॉइंट ए से आगे रहेगा और बी से पीछे रहेगा, कोई दिक्कत?
ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, पीछे वाली फिगर में एक काम कर लेता हूँ। एक बात बताओ, अगर मैं सी से थोड़ा सा पीछे चलूं, सी से थोड़ा सा पीछे, देखना गौर से, और बहुत मामूली सा पीछे जा रहा हूं, सी से थोड़ा सा यहां आ गया, तो ये पॉइंट रहेगा आपका सी माइनस एच। हट गया थोड़ा सा पीछे। अब इस सी माइनस एच बिंदु को ऊपर मिलाओ आप ले जाकर, बिल्कुल सीधा मिलाएं जब तक कि कर्व से ना टकरा जाए। यहां टकरा गई कर्व से। हम्म। तो आपको दिखाई दे रही है कि सी पर जो वैल्यू आ रही है, सी माइनस एच पर जो वैल्यू आएगी, सी माइनस एच पर जो वैल्यू आएगी वो कहां रहेगी, यहां रहेगी। और सी पर जो वैल्यू आ रही है वो यहां है सुप्रीमा में, वो तो सी माइनस एच पर जो वैल्यू आई वो सी पर आई हुई वैल्यू से क्या रह रही है, छोटी है बराबर। दिखाई दे रही है, क्योंकि सुप्रीमम कहां मिल रहा है, सी पर। सुप्रीमम कहां मिल रहा है, सी पर मिल रहा है। तो सी माइनस एच पर जो वैल्यू आ रही है सी पर आई हुई वैल्यू से छोटी है बराबर है। तो मैं कह दूंगा कि सिंस m is the supremum of fx, supremum of fx, then for any small h positive we have कि अगर मैं c माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो वो किससे छोटी या बराबर रहेगी बेटा, c पर आई हुई वैल्यू से। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। आप एक काम कीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, तो लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी इज लेस देन और इक्वल टू 0। दोनों तरफ माइनस एच का भाग कर लेता हूं। दोनों तरफ किसका, माइनस एच का, या फिर एच का भाग कर लो पहले दोनों तरफ। तो दिस इंप्लाइज एफ सी माइनस एफ सी अपॉन एच इज लेस देन और इक्वल टू 0। दोनों तरफ एच का भाग कर लिया, दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई करवा दो। दोनों तरफ किसकी मल्टीप्लाई, माइनस की। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, लेकिन अब ये साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई करवाई अपने दोनों तरफ, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब सिंस एच को मैंने बहुत छोटा सा लिया था, एच को क्या लिया था, बहुत छोटा सा, तो एच को 0 की तरफ चला दो। एच को किसकी तरफ चला दो, 0 की तरफ। या फिर ऐसे बोल दो कि सिंस एफ आपका डिफरेंशियल है, एफ डैश एग्जिस्ट डिफरेंशियबल है, सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, सो टेकिंग एच टेंस टू 0। एच को किसकी तरफ चला दो, 0 की तरफ। अब ये तो गारंटी हो गई कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशियबल है। कैसा है, डिफरेंशियबल भी तो बोला था ओपन इंटरवल ए बी पर। तो दिस इंप्लाइज जब आप h को 0 की तरफ चला रहे हो, ये किसका फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का या राइट हैंड डेरिवेटिव का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट c इज लेस देन और इक्वल टू 0। हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों तरफ लिमिट ले ली h टेंस टू 0 पर, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1।
कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया यहां तक? बस अब कुछ रहा भी नहीं है। वह एक बार और उस फिगर को देखिए। अब इस फिगर में जहां h छोटा सा घटाया था, अब छोटा सा स्मॉल h जोड़ो। जोड़ोगे तो आगे जाओगे, थोड़ा सा आगे मूव करोगे, इतना ही आगे, और यहां क्या पॉइंट मिल जाएगा आपको? C प्लस एच। अब इस C प्लस एच को ऊपर मिलाओ, C प्लस एच को ऊपर मिला दें, ऐसे मिल गया। तो आप यहां से एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि C प्लस एच पर जो वैल्यू आएगी वो C पर आई हुई वैल्यू से क्या रहेगी? छोटी या बराबर। ठीक है, क्या हुआ? C प्लस एच पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, वो C पर आई हुई वैल्यू से छोटी या बराबर रहेगी। ठीक है, तो एक काम वैसे ही कर रहे हैं क्योंकि सिमिलरली बोलेंगे इसको। तो आप ये बोल सकते हो कि एफ ऑफ सी प्लस एच छोटा या बराबर रहेगा सी पर आई हुई वैल्यू से। बोल सकते हैं, एक साइड करना। तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन और इक्वल टू, दोनों तरफ एच का भाग कर दो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब दोनों तरफ लिमिट ले लो, h टेंस टू जीरो, जैसे यहां किया था। क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर h टेंस टू जीरो लिमिट ले ली जाए तो बेटा किसका फॉर्मूले बनेगा? राइट हैंड डेरिवेटिव एट c और इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये काम आपको करके नहीं दिखाना, लेकिन हमें समझना जरूर है। समझ में आ गया? तो यहां लिख देंगे सिमिलरली, similarly we can show that, we can show that similarly we can show that कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट c पहली बात तो एग्जिस्ट करेगा और जीरो से छोटा या बराबर रहेगा, और ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी 2। क्लियर हुई बात यहां तक? ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है यहां। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव c पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो जीरो या जीरो से बड़ा आ रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो या जीरो से छोटा आ रहा है। अब कहीं आपने ये बोला हुआ है स्टेटमेंट में, थ्योरम के स्टेटमेंट को एक बार बोल दो कि पूरे ओपन इंटरवल ए बी पर फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। तो ये सी पॉइंट पर भी कैसा रहेगा? डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, तो आगे बात ले जाओ थोड़ी सी कि सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और सी पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी में ही है, तो प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज fx is differentiable on c। अगर c पर डिफरेंशिएबल है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़कर आए हो कि c पॉइंट पर डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तीनों बराबर होंगे। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज राइट हैंड डेरिवेटिव एट c इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट c इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट c। ये होगा, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब पीछे देखो, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? बराबर। पीछे देखो, एक जीरो या जीरो से बड़ा आ रहा है, एक जीरो या जीरो से छोटा आ रहा है, और दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो फिर दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि इक्वल टू का साइन किसके लिए लग रहा है? जीरो के लिए। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड,
तो दोनों की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, ये दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इससे एफ डैश सी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो प्रूफ करके दिखाना था कि ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये कौन सी थ्योरम थी, रोल्स थ्योरम। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लेंगे वन बाय वन। पहले इसका ले लीजिए, और ये फिगर आपकी काफी हेल्प करेगी। हो गया, अब इसका ले लेंगे। फाइनली इसका नहीं, अभी एक और है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आई। ये कौन सी थ्योरम थी, रोल्स थ्योरम। अगर स्टेटमेंट की बात करी जाए तो स्टेटमेंट पर एक बार बारीकी से काम कीजिए, स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब थ्योरम का प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेटमेंट पहले समझ में आना चाहिए। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास एक फंक्शन ऑफ एक्स है, वो फंक्शन ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, किस पर, ये दिया हुआ है। मतलब इंफॉर्मेशन साथ में ये मिल रही है कि हमारे पास एक फंक्शन ऑफ एक्स है, वो क्लोज इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल है, और दोनों एंड पॉइंट पर वैल्यू बराबर आ रही है। तो हमें एक पॉइंट मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में, कौन से नाम का, सी नाम का। किस प्रकार के, उस पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट याद है तो रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट का यूज होगा आगे लैग्रेंज मीन वैल्यू बनाने में। कौन सी थ्योरम प्रूफ करने में, लैग्रेंज मीन वैल्यू। थोड़ा सा प्रूफ इसका ही थोड़ा सा हैवी है, बाकी दोनों के बहुत आसान है। फिर अगर ये स्टेटमेंट याद है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू और फिर उसके बाद कोसी मीन वैल्यू याद हो जाएगा। प्रूफ तब तक पढ़ना है और समझना है जब तक कि आप खुद से ना बना लो। समझ गए, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछो। आपसे ही पूछ पूछ कर बनाया सब कुछ। क्लियर होगी रोल्स। प्रॉब्लम कर लेते हैं रोल्स थ्योरम के ऊपर। एक सेकंड।